जय हिंद सभी दर्शकगण। मुझे उम्मीद है आप लिविंग हैप्पीली के साथ बड़े ही खुशहाली पूर्वक अपना जिंदगी बिता रहे होंगे। और हम सब एक सत्य के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूं, जो सत्य अंतिम सत्य होता है। आप समझ ही चुके होंगे कि मैं किस ओर इशारा करना चाहता हूं, जिसके नाम सुनते ही, वो अंतिम सत्य सुनते ही हमारी रूह कांप जाती है। हालांकि वो सत्य है, देर सवेर सबको आना है, लेकिन हम सब यह सत्य को जानते तो हैं, मानते तो हैं, लेकिन उसके लिए तैयारियां जो होनी चाहिए पर्याप्त मात्रा में, वो हम कहीं न कहीं करने में चूक जाते हैं। खासकर हमारे जो परिवारजन होते हैं, ये चूक हो जाते हैं। हाँ मित्रों, आज मैं बात करता हूं जब हमारे परिवार के सदस्य जिनका मृत्यु हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, ईश्वर के पास चले जाते हैं, जो भी आप संज्ञा देना चाहते हैं, डिजीज हो जाते हैं, उनके बाद उनके परिवार जन की क्या कर्तव्य होती है, क्या भूमिकाएं होना चाहिए। खासकर वो भूमिकाएं जो उनके लिए वो दस्तावेज थे, जो डॉक्यूमेंट थे, ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स तो जो थे, उनके लिए क्या किया जाए। कई लोग अपना नुकसान पहुंचा लेते हैं क्योंकि उन्हें प्रॉपर जानकारी नहीं होती है। और कई बार तो लोग जो पेंशनर हैं, जो अच्छे संपत्ति वाले हैं, उनके लिए तो बड़ा ही परेशानी हो जाता है, उनके परिवारजनों को मालूम ही नहीं होता। तो आज का वीडियो ये मैं समर्पित करता हूं उन सभी परिवारजनों को जो अपने लोग को, अपने परिवार के बड़े जन या छोटे जन, किसी का भी केयर करते हैं। यानी कि आज का वीडियो है मृतक व्यक्ति के दस्तावेज को संभाला जाए कैसे करके, इसी के लिए मैं गाइडलाइन आज बता रहा हूं। तो मृतक व्यक्तियों के पहचान के जो दस्तावेज हैं, इनके संभालने के लिए आम जनता को कोई विशिष्ट एसओपी तैयार नहीं है, सलाह नहीं है, ऐसा कोई गवर्नमेंट के साइड से नहीं है। लेकिन आज मैं जो गाइडलाइन यह देने जा रहा हूं, यह सुझाव निश्चित है आपके लिए लाभकर होगा। और तब परिवार के किसी भी सदस्य को मृत्यु के बाद जो उनका ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इसका क्या होता है। क्या जब से चले गए तो ऐसे पड़ा रहे, या अगर वो पेंशनर हैं तो उनके पीपीओ होंगे, पासबुक होंगे, बैंक के डिटेल्स होंगे, एफडी, आरडी होंगे, इंश्योरेंस के पेपर होंगे, तमाम ऐसी होती है जो कि नेक्स्ट ऑफ किन को या लीगल हेयर को या उनके परिवारजनों को मालूम नहीं होता। किसी प्रियजन की जब मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार के यह स्वाभाविक है कि वो भावनात्मक चुनौतियों लेके आती है। वो शोक संतप्त होते हैं, उनका मस्तिष्क जो चलना चाहिए शायद नहीं चल पाता है, और इसके कारण ही उन्हें परेशानी हो जाता है। जो उनके जो आधिकारिक दस्तावेज हैं, आईडी हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये सबको संभालने की और उसके लिए क्या करना है, अगली कार्रवाई क्या गतिविधि, ये सब की जिम्मेवारी भी उनके शोक संतप्त परिवार पर आ जाता है। कई बार लीगल हेयर जो है, कानूनी उत्तराधिकार, खुद को इस बात को लेकर अनिश्चित पाते हैं कि क्या करना है, इन दस्तावेजों को क्या करना है, उन्हें अपने पास रखना है, सरेंडर करना है या नष्ट कर देना है। हालांकि ऐसे दस्तावेजों को संभालने के लिए कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है, लेकिन यहां प्रत्येक के लिए प्रक्रियाओं और विचारों पर एक विस्तृत मैं गाइडलाइन देने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद, अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको संभालने के लिए कोई मुश्किल नहीं आएगा, आप बिल्कुल ही अवगत रहेंगे। तो हमारा ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट जो होता है, सबसे पहला आधार कार्ड होता है। तो आधार कार्ड की उसकी कैसे प्रबंधन की जाए मृत्यु के बाद। आधार कार्ड, जैसा हम सब जान रहे हैं कि यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो पहचान, हमारी पीओआई बोलते हैं, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस, दोनों के लिए, यानी कि हमारे प्रमाण जो हैं, हमारे खुद के पहचान के लिए, आइडेंटिटी के लिए, और हमारे पता के प्रमाण के रूप में काम करता है। इसके साथ ही इससे एलपीजी सब्सिडी,
ईपीएफ खातों और छात्रवृत्तियां जैसी सेवाओं से भी जोड़ी जाती है। आजकल सरकार की कई तरह की योजना है, जीवन सुकन्या योजना, लाडली योजना, 50 तरह का, और भविष्य में भी जो आएगा ये सब इसी से जुड़ा रहता है। तो इसका प्रबंधन मृत्यु के बाद भी जरूरी हो जाता है। यहां आधार कार्ड के उद्देश्य से मृत्यु के बाद के प्रभाव और उसके आवश्यक सावधानियां का हम विस्तृत में देखते हैं। सबसे पहले आधार का उद्देश्य को देख लीजिए कि आधार कार्ड केवल एक पहचान पत्र नहीं है, बल्कि यह कई सरकारी और निजी सेवाओं से भी जुड़ा होता है। आप देख ही पा रहे होंगे कि कहीं भी एडमिशन लेना है, एजुकेशन के लिए या सर्टिफिकेशन के लिए, या कहीं नौकरी करना है, सर्विस करना है, जॉब करना है, या कहीं बिजनेस में भी आपको जीएसटी के लिए लाइसेंस लेना है, उद्यम के लिए रजिस्ट्रेशन कराना, हर जगह आपको ये चाहिए। एलपीजी सब्सिडी अगर लेना है, ईपीएफ खाते या बैंक के खाते खुलवाना है, तो ये सब जगह किसी भी प्रकार का, चाहे पीएम स्कॉलरशिप या सीएम स्कॉलरशिप या कहीं भी, तो यहाँ हर जगह यह यूनिक आधार नंबर जो है, इसका व्यापक प्रयोग के कारण ही आधार की जिम्मेदारी का प्रबंधन आवश्यक हो जाता है। तो मृत्यु के बाद आधार को निष्क्रिय करना, निष्क्रियता, डीएक्टिवेशन, तो यह जान लीजिए कि वर्तमान में आधार कार्ड के मृत्यु के बाद निष्क्रिय या रद्द करने का कोई प्रावधान नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आधार नंबर अनिश्चित काल तक वैध रहता है, और यही समस्या हो जाती है कि इसके संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए हमें क्या सावधानी बरतना चाहिए। तो इसके लिए है डीएक्टिवेशन। सावधानी पूर्वक कदम हमें लेना है, एहतियात लेना है, प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेना है। क्या करना है? तो आपको आधार की जो बायोमेट्रिक्स जानकारी है, इसको UIDAI के वेबसाइट पर जाकर लॉक कर लें। आधार से जुड़ी तमाम समस्याओं, सेवाओं को अनधिकृत उपयोग रुक सकता है। मृत व्यक्ति के आधार कार्ड की सुरक्षा और पहचान की चोरी या धोखाधड़ी से बचने के लिए आप यह कदम लेंगे। आपको मैं स्टेप वाइज ही बताता हूं। सबसे पहले तो आप बायोमेट्रिक डाटा लॉक कर लें। ये कैसे करेंगे? तो UIDAI जस्ट आप गूगल करें और उसका वेबसाइट खुल जाएगा, और वहां मृत व्यक्ति की जो बायोमेट्रिक डाटा है, यानी कि फिंगरप्रिंट है, आइरिस स्कैन है, ये दोनों चीज को आप लॉक कर लें, ताकि कोई भी किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल कोई भी अनधिकृत उपयोग आप न कर सकें। और इससे लिंक जो सेवाएं हैं, इसकी निगरानी करें, और यह सुनिश्चित करें कि आधार से जुड़ी सभी सेवाएं, जैसे बैंक खाते होंगे, मोबाइल नंबर होंगे, एलपीजी कनेक्शन होंगे, बिना अनुमति के एक्सेस न की जाए। संबंधित सेवा प्रदाताओं को मृत्यु की सूचना दें, जैसे अगर उनके नाम पर एलपीजी है, बैंक में है, कुछ भी है, तो उन जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको बताएं कि अब ये डिजीज हो गए हैं। कायदे से उनका मोबाइल नंबर भी अब आप डीएक्टिवेट करा लें, ताकि कोई भी इस्तेमाल उसका गलत न कर सके। अब मैं बात करता हूं कि आधार कार्ड का सुरक्षित रख रखाव, जैसा कि मैंने बताया कि इसे नष्ट करना है या रखना है या क्या करना है या कहीं सरेंडर कर देना है। तो इसका सुरक्षित रख रखाव, रिटेंशन के लिए जो दस्तावेज संग्रह है, तो इसका आधार कार्ड को क्या कीजिए, मृत्यु प्रमाण पत्र जो डेथ सर्टिफिकेट मिलता है, इसके साथ ही हमेशा रखिए, ताकि भविष्य में किसी भी आवश्यकता के लिए इसका उपयोग किया जा सके। जैसे दावा या विवादों का निपटारा, आपको कहीं क्लेम करना है या कोई क्लेम सेटलमेंट करना है, या आपके संतानों के बीच कोई विवाद हो गया है उत्तराधिकार का या कानूनी कार्यों के लिए, तो इसके लिए रिकॉर्ड अपडेट करने के समय यह काम आएगा। और किसी भी पिछली जरूरतों के लिए भी पहचान का प्रमाण प्रदान करना, तो इसे आपको डिस्ट्रॉय नहीं करना, सरेंडर नहीं करना, अपने पास ही बेहतर से किसके साथ रखना है, तो डेथ सर्टिफिकेट के लिए ही रखना है। इन दस्तावेजों को एक सुरक्षित स्थान पर आप रख लें कि जरूरत पड़ने पर वो आसानी से उपलब्ध हो जाएं, जो कि आपके प्रशासनिक प्रक्रिया में देरी या जटिलताओं से बचेंगे। तो इन कदमों को अपनाकर आप मृत व्यक्ति की पहचान की सुरक्षा भी निश्चित कर सकते हैं, क्योंकि आधार कार्ड को वैध उपयोग के लिए संरक्षित भी रख सकते हैं। तो उचित जो प्रबंधन है
अगर आप आधार के लिए करते हैं तो न कि इसका दुरुपयोग को रोकेगा, बल्कि कार्ड धारक की जो विरासत है, जो लिगेसी है, इसको भी या विरासत को भी सम्मान करते हैं। अगला आता है पैन कार्ड। पैन कार्ड, मृत्यु के बाद पैन कार्ड का क्या महत्व है, क्या प्रबंधन है? तो पैन कार्ड, जैसा हम जानते हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर, अस्थाई खाता संख्या, जो कि भारत में एक महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज माने जाते हैं। और यह आयकर यानी कि इनकम टैक्स और अन्य वित्तीय लेन देन, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, इससे संबंधित कार्यों के लिए आवश्यक है। मृत व्यक्ति के पैन कार्ड का सही प्रबंधन न केवल आपको कानूनी और वित्तीय आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित करता है, बल्कि इसके दुरुपयोग को भी रोकता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पैन कार्ड का उद्देश्य क्या है, उसका पर्पस क्या है। तो पैन कार्ड का उपयोग, जैसा कि मैंने बताया है, विभिन्न वित्तीय फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और कर संबंधी गतिविधियों में किया जाता है। और इसके मुख्य उपयोग है आयकर रिटर्न दाखिल करना, मृतक या अंतिम आयकर रिटर्न दाखिल करना, वित्तीय खाते बंद करना, पैन से जुड़े जो आपके बैंक खाते होंगे, डीमैट होंगे, या और भी कोई एफडी, आरडी, इंश्योरेंस कहीं भी है, अन्य वित्तीय साधनों को बंद करना, या फिर रिफंड प्राप्त करना। अगर टैक्स ज्यादा, टीडीएस ज्यादा कट गया है तो उसको भी रिफंड करने के लिए पैन कार्ड की जरूरत होगा। कोई भी लंबित है रिफंड का निपटाना, तो ये तक जरूरत पड़ता। तो जब तक मृत व्यक्ति के सभी वित्तीय कार्य पूरे न हो जाते हैं, पैन कार्ड का उपयोग अनिवार्य रहता है। अब इसकी बात की जाए कि इसे कैसे रखा जाए, रिटेंशन पॉलिसी क्या है। तो पैन कार्ड को जो संग्रह करने की पॉलिसी है, जब तक सभी वित्तीय कार्य पूरा न हो जाए, यानी कि बैंक का सेटलमेंट हो जाए, डिजीज क्लेम सेटलमेंट, अगर पेंशनर हैं तो पेंशन स्टार्ट ना हो जाए, और भी अगर कहीं कोई फाइनेंस से रिलेटेड कहीं कोई मुद्दा है, चाहे वो इनकम टैक्स का हो या रिफंड का हो, तब तक आपको रखना है। तो अंतिम आयकर रिटर्न, यह जिम्मेवारी होती है नेक्स्ट ऑफ कीन का। मृतक का अंतिम आयकर रिटर्न दाखिल करना कानूनी उत्तराधिकारी, जो उनके लीगल हेयर हैं, उनकी जिम्मेवारी होती है। फिर वित्तीय निपटान है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। पैन का उपयोग खाते को बंद करने या संपत्ति को हस्तांतरित करने में भी किया जाता है। या फिर कानूनी दावे हैं, लंबित दावे या विवाद, जैसे कर रिफंड या विरासत के समाधान तक पैन कार्ड को संभाल कर रखें। सुरक्षित रख रखाव से वित्तीय और कानूनी कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी या परेशानी से बचा जा सकता है। अब पैन कार्ड को क्या सरेंडर करना है? कई लोगों का यह डाउट था कि इसे हम क्या जला दें, वित्तीय भी हो गए, सारे सेटलमेंट भी हो गए, तो अब क्या करें, सरेंडर करना है क्या? तो यह ऑप्शनल है मित्रों, वैकल्पिक है। समर्पण प्रक्रिया जो है ये आप पर निर्भर करता है। समर्पण के लिए क्या है, संबंधित आकलन अधिकारी जो असेसिंग ऑफिसर हैं, इनको लिखित आवेदन देना होता है। जो मूल्यांकन अधिकारी हैं, एओ बोलते हैं, असेसिंग ऑफिसर को पत्र लिखें और उस एओ को पत्र लिखें जहां मृतक का पैन पंजीकृत है। ये वार्ड होते हैं, जिस जगह का आप वेबसाइट में जाएंगे पैन के आधार में वेबसाइट में, तो आपको पता लग जाएगा उस वार्ड के यहाँ भेजना है। जैसे आप रह रहे हैं दिल्ली में, लेकिन आपने पैन बनवाया है लखनऊ से, तो वहां लखनऊ को भेजना, ये आपको पता चल जाएगा कि कहां से ये बना है। अधिकतर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, पेंशनर होते हैं, अगर दिल्ली में उनका मुख्यालय है तो दिल्ली से ही मोस्टली बनता है, और आपको पता होता है कि पैन कार्ड के लिए कहाँ का वार्ड आपने सेलेक्ट किया है, तो वहां ही इसको सरेंडर करना होता है। दस्तावेज, जब क्या क्या इनक्लोजर्स लगाने हैं जब आप सरेंडर करना चाहते हैं, तो इसके साथ सबसे पहला मृत्यु प्रमाण पत्र की एक कॉपी, और मृतक का पैन कार्ड, उसका नाम और जन्म तिथि, सब कुछ लगाना होता। हालांकि पैन कार्ड को सरेंडर करना एक वैकल्पिक विषय है, लेकिन इसे करने से भविष्य में किसी भी तरह के दुरुपयोग या धोखाधड़ी से आप बच सकते हैं। सभी वित्तीय कार्य पूरे हो जाने के बाद पैन कार्ड को सरेंडर करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसे करने की सिफारिश की जाती है। मैं तो यही बताऊंगा। क्यों सही प्रबंधन जरूरी है पैन कार्ड का? मृत व्यक्ति के पैन कार्ड का सही तरीके से प्रबंधन करके आप कर कानूनों का पालन सुनिश्चित करते हैं
उन वित्तीय संपत्ति के हस्तांतरण और निगम को जो सुगम है, जो ट्रांसफर करना है, चाहे आपके लीगल हेयर हों या कि विल वाले हों, उसको आप इजी कर लेते हैं और धोखाधड़ी की संभावनाओं को तो बिल्कुल कम नहीं, बिल्कुल खत्म ही कर देते हैं। तो पैन कार्ड का उचित प्रबंधन मृतक की कानूनी और वित्तीय विरासत को भी सम्मान करता है, उनके लिगेसी को मेंटेन करता कि उन्होंने रहते हुए बिल्कुल फाइनेंशियल डिसिप्लिन थे, उनके बाद भी उनके परिवार को यह विरासत डिसिप्लिन मिला है और परिवार के लिए मानसिक शांति और सुनिश्चित करता है ताकि कल होके कोई फ्रॉड ना हो जाए। तो ये तो हो गया सरेंडर पॉलिसी, मैंने डिटेल में। अगला डॉक्यूमेंट जो है वो वोटर आईडी है। तो इसका उद्देश्य क्या है? वोटर आईडी मतदान और निर्वाचन सूची से संबंधित है। तो मृत्यु के बाद वोटर आईडी का महत्व और प्रबंधन यहां मैं बताऊंगा। तो वोटर आईडी भारत में मतदान के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आप देख ही चुके होंगे कि वोटिंग करने नहीं जा सकते हैं जब तक कि आप वोटर आईडी न दिखाएं या अदरवाइज और कोई वैलिड डॉक्यूमेंट ना दिखाएं। तो यह केवल मतदान प्रक्रिया के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि मतदाता सूची से भी जुड़ा होता है। वही वोटर आईडी नंबर वहां लिस्टेड होते हैं, एरिया वाइज होते हैं उस वार्ड के जहां आप वोट देने जाते हैं। तो मृत व्यक्ति के वोटर आईडी का सही प्रबंधन जो चुनावी अखंडता है, जो इलेक्शन प्रोसेस है, उसे भी अक्षुण्ण रखते हैं और जो संभावित दुरुपयोग है उसको रोकने के लिए भी जरूरी है। तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि वोटर आईडी का उद्देश्य क्या है। तो मतदान, मैं बताया है कि चुनाव के दौरान जो पंजीकृत मतदाताएं होते हैं उनका यह पहचान के रूप में आपसे मांगा जाता है। वहां आपसे मांगेंगे पोलिंग ऑफिसर, पीआरओ मांगेंगे। दूसरा चुनावी रिकॉर्ड के लिए होता है, मतदाता सूची में जो कार्ड धारक की पहचान को जोड़ना, ये जिससे मतदान का अधिकार सुनिश्चित हो सके। आपके पास अगर वोटर आईडी ही नहीं तो नहीं दे सकते हैं ना, वोट नहीं दे सकते हैं। तो एक प्रजातंत्र का जो बहुत बड़ा अधिकार आपको मिला है वो भी वंचित हो जाते हैं। तो ये सब चीज के लिए इसके जरूरत है। अब बात यहां ये की जा रही है कि मृत्यु के बाद मतदाता सूची से नाम हटाना आवश्यक है ताकि चुनावी डाटा सटीक और प्रासंगिक बना रहे। तो यह उनके जो परिवारजन हैं उनकी भूमिका होती है कि इसे डिजीज जाके क्लेम करें। अब इसकी प्रोसीजर क्या है, कैंसिलेशन की प्रोसीजर क्या है? तो जो मृत व्यक्ति के वोटर आईडी को रद्द करने और उनका नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। जैसे स्थानीय चुनाव कार्यालय जाएं, जो कि वहां का इलेक्शन ऑफिस है, वहां जाएं। उस निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव कार्यालय में जाएं जहां मृत व्यक्ति पंजीकृत मतदाता थे, उस ऑफिस को जाएं और वहां आपको फॉर्म 7 मिल जाएगा। उस फॉर्म 7 को भरें और जमा करें। यह फॉर्म मृत्यु या अन्य कारणों से मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए होता है। और इसके साथ क्या इंक्लोजर लगाना है? तो फॉर्म 7 के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र की एक प्रति संलग्न करना है, यानी कि डेथ सर्टिफिकेट आपको इंक्लोज करना है। इसके लिए प्रक्रिया पूर्ण करें। आवेदन और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद मृतक का नाम आधिकारिक रूप से मतदाता सूची से, वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। ये वोटर आईडी रद्द करना क्यों जरूरी है? वाई टू कैंसिल? आप ये सोचेंगे कि कहां मर गए, अब क्या झंझट लें। तो क्यों जरूरी है? यह उस वोटर आईडी के दुरुपयोग को रोकता है। वोटर आईडी को रद्द करने से इसे चुनावों में धोखाधड़ी के लिए उपयोग होने से रोका जा सकता है, जिससे जो हमारे भारत देश की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है इसकी सुरक्षा सुनिश्चित होती है और रिकॉर्ड को भी सटीक बनाए रखने में मदद करता है। मृत व्यक्ति के नाम हटाने से मतदाता सूची अपडेट हो जाता है, वो प्यूरिफाई हो जाता है और सटीक बनी रहती है, जिससे निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित हो सके और प्रशासनिक समस्याओं को भी कम करता है। जब अपडेटेड आपका चुनावी रिकॉर्ड रहेगा तो इसमें त्रुटियां और भ्रम कम हो जाते, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, कोई मिस्टेक नहीं होगा, एरर नहीं होगा, जिससे चुनाव प्रबंधन और अधिक प्रभावी होता है। तो आप यह डिक्लेयर करके आप चुनावी प्रोसेस को, उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी मदद कर रहे हैं।
और इसे उचित प्रबंधन का क्या महत्व है। तो वोटर आईडी को रद्द करना और मतदाता सूची से नाम हटाकर आप देश की मतदान प्रणाली जो है, इलेक्टोरल प्रोसेस है, इसकी प्रामाणिकता और सटीकता बनाए रखने में योगदान देते हैं। और यह सरल लेकिन महत्वपूर्ण कदम चुनाव प्रक्रिया को और भी ज्यादा पारदर्शी और विश्वसनीय रखने के साथ मृत व्यक्ति के प्रति सम्मान भी व्यक्त करता है। तो इसके लिए आपको जरूरी है। अब मैं चौथा डॉक्यूमेंट की बात करूंगा, जो कि है पासपोर्ट। मृत्यु के बाद पासपोर्ट का महत्व और प्रबंधन। तो हम सब जानते हैं कि पासपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए नागरिकता और पहचान का प्रमाण देता है। आप कहीं भी विदेश जाना चाहते हैं तो आपके पास सबसे पहले पासपोर्ट होना चाहिए, और उसी पासपोर्ट में जिस देश को जाना चाहते हैं, जिस मकसद से, तो वो स्टाम्पिंग होता है, जिसे वीसा प्रोसेस बोलते हैं। आपको वहां से अनुमति आ जाएगा तब स्टाम्पिंग हो जाएगा, यानी कि आप अधिकृत हो जाएंगे इतने अवधि के लिए, इस मकसद के लिए, इस देश के लिए। तो इसके लिए जो प्रोविजन है ये सब करना पड़ेगा। तो बेसिक रिक्वायरमेंट होते हैं कि आपके पास पासपोर्ट हो। हालांकि पासपोर्ट धारक की मृत्यु के बाद इसे तत्काल सरेंडर करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी जो वैलिडिटी होती है, अगर आपने पासपोर्ट देखा है तो इसकी वैधता उस पर लिखी होती है, और इसकी वैधता, संभावित जो उपयोग है और सही प्रबंधन को समझना हमारे लिए आवश्यक है, ताकि भविष्य में किसी भी समस्या से आप बच सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पासपोर्ट की वैधता क्या होती है, वैलिडिटी क्या होती है। तो पासपोर्ट मृत्यु के बाद सरेंडर करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि यह समाप्ति की तिथि, जो एक्सपायरी डेट है, इसके बाद स्वचालित रूप से ऑटोमेटिकली अपने आप अमान्य हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। मृत्यु के बाद पासपोर्ट का उपयोग किसी भी कानूनी या यात्रा संबंधी उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता। अब बात करता हूं कि इसका सुरक्षित कैसे रखा जाए, क्या किया जाए, रिटेंशन कैसे किया जाए। तो पासपोर्ट को आप घर में सुरक्षित रखें। यह कानूनी या संपत्ति मामलों में पहचान प्रमाण के रूप में काम आ सकता है। मृत व्यक्ति का पासपोर्ट सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपको कानूनी प्रक्रियाओं में सत्यापन, वेरिफिकेशन में काम आएंगे। जो विरासत के दावे होते हैं, जो आपके संतान से हो सकते हैं या विल वाले किसी से भी हो सकते हैं, इन विवादों के मामलों में पासपोर्ट एक अतिरिक्त पहचान और नागरिकता प्रमाण के रूप में काम आ सकता है। और यह दस्तावेजी साक्ष्य, जो विटनेस होते हैं, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के रूप में भी काम आएंगे। किसी भी अप्रत्याशित कानूनी या प्रशासनिक स्थिति, जैसे संपत्ति के हस्तांतरण, आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, लीज पर दे रहे हैं, या कानूनी दावों में पासपोर्ट सहायक हो सकते हैं। इसके ऐतिहासिक संदर्भ भी होते हैं, जैसे आपने या उस व्यक्ति ने, जो मृत व्यक्ति था, उसकी यात्रा इतिहास, जो विजिट कितने किए हैं, टूर हिस्ट्री को देख सकते हैं, या पहचान की पुष्टि की आवश्यकता हो तो पासपोर्ट महत्वपूर्ण हो सकता है। तो यहां जो आपको मैं सिफारिश करूं, रिकमेंडेशन है, यहां यही कहूंगा कि पासपोर्ट नष्ट न करें। मृत व्यक्ति का पासपोर्ट नष्ट करना उचित नहीं है, क्योंकि यह अप्रत्याशित परिस्थितियों में सहायक हो सकता है, यह उपयोगी हो सकता है कानूनी या वित्तीय मामलों का निपटारा में, दावों का समर्थन करना या प्रशासनिक प्रक्रियाओं में जानकारी सत्यापित करने में। इसे सुरक्षित रूप से रखना यह सुनिश्चित करेगा कि आवश्यकता पड़ने पर यह उपलब्ध हो और किसी भी देरी या जटिलता से बचा जा सके। तो यह अगर आप बेहतर से प्रबंधन करते हैं तो यही सही प्रबंधन है। पासपोर्ट को संरक्षित और सुरक्षित रखने से आप मृत व्यक्ति की पहचान और विरासत दोनों को सुरक्षित रखते हैं। यह दृष्टिकोण न केवल भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार रहने का तरीका है, बल्कि यह भी दिखाता है कि मृत व्यक्ति की पहचान और उनके दस्तावेजों का सम्मान किया गया है। ऐसा नहीं कि कहीं भी आप कूड़ा में फेंक दिए या जला दिए। तो ठीक उसी तरह से सम्मान के रूप में, थोड़ा सा भावनात्मक रूप से भी इसे देखा जाता है। जो पांचवा डॉक्यूमेंट है
इसे है ड्राइविंग लाइसेंस। मृत्यु के बाद ड्राइविंग लाइसेंस का प्रबंधन किस प्रकार किया जाए। तो हम सब जान चुके हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है, एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है जो आपके पास है, जो व्यक्ति को कानूनी रूप से वाहन चलाने की अनुमति देता है। लाइसेंस धारक की मृत्यु के बाद ड्राइविंग लाइसेंस और संबंधित जो वाहन स्वामित्व है, जो आपके आरसी बुक हैं, जो भी गाड़ी के आप मालिक हैं, उस आरसी में भी आपका नाम रहेगा, तो सही तरीके से प्रबंधन करना जरूरी होता है ताकि कानूनी अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। जो भी कानून है उसका सही ढंग से आप प्रॉपर्ली कंप्लायंस कर सकें। तो यह जो ड्राइविंग लाइसेंस है, यहाँ आपको स्टेट के स्पेसिफिक रूल चलते हैं, राज्य विशिष्ट नियम है, वो इसे रेगुलेट करता है, गवर्न करता है। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर आप देखेंगे कि प्रत्येक राज्य के अपने अलग अलग नियम और प्रक्रियाएं होती हैं। उत्तराधिकारों को क्या करना चाहिए, तो मैं यहाँ जो मुख्य वीडियो का संदेश है, केंद्रीय भाव यही है कि उत्तराधिकार जो उसके परिवारजन है उनको क्या करना चाहिए। तो उनको करना चाहिए जो वहाँ के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय हैं, रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जो है, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, उनसे संपर्क करें, उस आरटीओ से संपर्क करें जहां ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया गया था, और वे राज्य विशिष्ट नियमों के आधार पर आवश्यक मार्गदर्शन आपको प्रदान करेंगे। अब मैं बताऊंगा कि लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया क्या है। कुछ राज्यों में मृत व्यक्ति का लाइसेंस औपचारिक रूप से रद्द करना अनिवार्य हो सकता है और कहीं अनिवार्य नहीं हो सकता, कहीं मैंडेटरी नॉन मैंडेटरी, तो आप जहां रह रहे हैं उस स्टेट का देख लीजिए। प्रक्रिया में आमतौर पर शामिल होता है कि आरटीओ में आवेदन जमा करना, इस लाइसेंस को जमा करना, और जो मृतक हैं उनके मृत्यु प्रमाण पत्र डेथ सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना। इस प्रक्रिया का पालन करके सुनिश्चित किया जाता है कि लाइसेंस अब सक्रिय न हो और इसका गलत उपयोग ना हो सके। तो यह स्टेट स्पेसिफिक है, आप वहां जाएंगे पता लग जाएगा। दूसरा है व्हीकल ऑनरशिप ट्रांसफर, वाहन स्वामित्व का स्थानांतरण। उनके पास कोई भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर 6 व्हीलर 8 व्हीलर कुछ भी हो सकता है। तो इसका क्या किया जाए, तो यदि मृतक के नाम पर कोई भी वाहन पंजीकृत है, ना कि ये ड्राइविंग कर रहे थे सिर्फ, अगर पंजीकृत है तो उसका स्वामित्व स्थानांतरित करना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। और इसके लिए क्या करना, तो इसके लिए भी आरटीओ में आवेदन करें, उसमें स्वामित्व स्थानांतरण के लिए आवेदन होता है जहां वह व्हीकल पंजीकृत है। आवश्यक दस्तावेज क्या होगा, तो सबसे पहला तो मृत्यु प्रमाण पत्र, वाहन का पंजीकरण जो प्रमाण पत्र है आरसी है, वाहन के बीमा कागजात हो सकते हैं, और यदि आवश्यक हो तो मृतक का ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है। तो ये सब वहां के स्टेट स्पेसिफिक आपको आरटीओ बताएंगे। उत्तराधिकारी का मृतक के साथ संबंध क्या है यह भी प्रमाणित करने वाला आपको यह भी दिखाना पड़ेगा कि आपके पिता थे, माता थे, कुछ भी अगर ऐसा सपोर्टिंग कोई डॉक्यूमेंट है तो यह भी आपको देना पड़ सकता है। कोई शुल्क हो सकते हैं, वहां फी हो सकते हैं इस चीज के लिए, स्थानांतरण के लिए, तो यह भी देना पड़ेगा, उसका भुगतान करना पड़ेगा। और स्वामित्व स्थानांतरण पूरा करें, सत्यापन के बाद कब करेंगे, वो वेरीफाई करेंगे, उनका जो भी प्रोसीजर है, आरटीओ वाहन के पंजीकरण रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे और नए मालिक का नाम दर्ज करेंगे। तो इस चीज को भी आप सुनिश्चित कर लें कि यह हो चुका है। अब मैं बताऊं कि इतना डीएल के लिए मैं बता रहा हूं, तो यह क्यों महत्वपूर्ण है। आपको लगता होगा कहां ये झंझट में पड़े, तो ये इसलिए भी जरूरी है कि इसका गलत उपयोग ना हो सके। ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने और वाहन स्वामित्व रिकॉर्ड को जब आप अपडेट करते हैं, इससे कानूनी रूप से किसी भी तरह का दुरुपयोग को आप रोक सकते हैं। कल होके कोई भी ऐसा दुर्घटना हो गया, कांड हो गया, आज आप देख ही रहे हैं कि आपके गाड़ी को ले जाया गया और ये हो गया, और फिर केस हो रहा, तो फिर बाद में पता लग रहा कि वो तो इतना साल पहले मृत्यु हो गए, तो ये फजीहत हो जाती है। वो व्यक्ति जो सम्मान पूर्वक आजीवन जिए हैं और उसके बाद अगर केस हो गया, कुछ ऐसी कानूनी प्रक्रिया में फंस गए, तो परिवार के लिए भी परेशानी हो जाती है और उनका मान सम्मान जो अभी तक सम्मान पूर्वक जीवन थे, तो ये भी कहीं ना कहीं इसमें जोखिम हो जाते हैं। तो इसके लिए भी करना होता है, और यह कानूनी अनुपालन है, सुनिश्चित करता है
मृत व्यक्ति के ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन स्वामित्व का सही प्रबंधन करना कानूनी नियमों का पालन सुनिश्चित करता है और भविष्य में किसी भी जटिलता से बचाता है। और जहां तक आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो संपत्ति का जो सहज हस्तांतरण है, किसी भी जमीन, जायदाद, रुपया, कोई भी चीज, ये सब का सही सुनिश्चित कर लेता है। वाहन का स्वामित्व जो हस्तांतरण है उत्तराधिकारियों को बिना किसी विवाद के संपत्ति का दावा करने में भी मदद करेगा। तो यह जिम्मेदार प्रबंधन का प्रतीक माना जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन स्वामित्व का सही तरीके से प्रबंधन करना कानूनी और प्रशासनिक समस्याओं से बचने का एक जिम्मेदार कदम है। यह न केवल कानून का पालन सुनिश्चित करता है बल्कि मृत व्यक्ति की संपत्ति और पहचान का सम्मान भी करता है। अब मैं 6 मुख्य डॉक्यूमेंट के बारे 5 का बता दिया। अब मैं अगला यही बताऊंगा कि इन तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं इनका किस तरह से स्टोरेज किया जाए या केयर किया जाए। मैंने बता ही दिया कि किसको स्टोर करना है, किसको ट्रांसफर करना, किसको कैंसिल कराना, ये 5 के बारे में मैंने बता दिया। तो इसके लिए जो एक्सपर्ट एडवाइस हैं ये क्या हैं? मृत व्यक्ति के दस्तावेजों को सही तरीके से प्रबंधन करना एक महत्वपूर्ण कार्य है, यह आप समझ लीजिए। ये दस्तावेज न केवल पहचान का प्रमाण होते हैं बल्कि भविष्य में कानूनी, वित्तीय या प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भी मददगार साबित हो सकते हैं। सही प्रबंधन सुरक्षा सुनिश्चित करता है, दुरुपयोग को रोकता है और मृतक का विरासत का सम्मान करता है। उन्होंने जो लीगेसी गेन किया था इसका भी सम्मान करता है। तो इसके लिए क्या करना है? सबसे पहला, आपको संबंधित विभागों को सूचित करना, इन्फॉर्म ऑथोरिटीज। हालांकि संबंधित विभागों को सूचित करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन यह अत्यधिक सलाह दी जाती है कि सुरक्षा निश्चित करता है। इसके लाभ होते हैं, दुरुपयोग की रोकथाम होते हैं, जैसे UIDAI आधार के लिए, RTO ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन रिकॉर्ड के लिए और अन्य संबंधित विभाग जैसा कि मैं बताया। सूचित करने से मृत व्यक्ति के दस्तावेजों या धोखाधड़ी या पहचान की चोरी के लिए उपयोग होने से आप बच सकते हैं और आधिकारिक रिकॉर्ड भी अपडेट हो जाता है। इन विभागों को सूचित करके रिकॉर्ड को आप अपडेट, अद्यतन किया जा सकता है, जिससे भविष्य में जटिलताओं की संभावनाएं कम हो जाती है। जैसे मतदान सूची से मृतक का नाम हटाने से चुनावी रिकॉर्ड सटीक हो जाता है। अगला जो पॉइंट आते हैं वह यह है कि दस्तावेज को सुरक्षित रखने के सुझाव क्या हैं। तो महत्वपूर्ण दस्तावेज जो हैं उन्हें सही तरीके से संरक्षित करना उनकी उपयोगिता और सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। सुरक्षित रखने वाले कौन से दस्तावेज हैं? तो आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर ID, मृत्यु प्रमाण पत्र, ये सब हैं। तो इनके सुरक्षित स्थान क्या है? तो इन दस्तावेजों को, इन डॉक्यूमेंट्स को एक सुरक्षित और आसानी से सुलभ स्थान पर रखें जो कि फायर प्रूफ हो और वाटर प्रूफ हो। ऐसा नहीं कि कहीं बारिश हो गया तो लीक हो गया, या पानी आप मकान का मेंटेनेंस कर रहे हैं और उसमें हो गया। तो ऐसे कंटेनर में रखें, बॉक्स में रखें जो कि फायर प्रूफ भी हो। फायर प्रूफ का मतलब आप समझ ही रहे हैं, स्ट्रॉन्ग मेटल्ड सीट जिसमें सैंड भरे होते हैं वो फायर प्रूफ होते हैं। तो फायर प्रूफ और वाटर प्रूफ लॉकर, अगर आपके यहाँ ऐसा कोई है प्रावधान तो उसमें रखिए, या फिर ऐसा कोई प्रावधान कर लीजिए। या फिर अगर कोई भरोसेमंद परिवार के सदस्य हैं जो इसी प्रकार अपने यहाँ रख सकते हैं तो वहाँ रख लें। इसे कदापि नष्ट न करें। इन दस्तावेजों को कभी भी नष्ट करने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि ये कई बार आपको मदद कर सकते हैं। जैसे कानूनी प्रक्रियाओं में या संपत्ति या उत्तराधिकार का विवाद होता है, वित्तीय दावों में, बीमा या कर रिफंड में, बैंक के डिजीज क्लेम सेटलमेंट में, प्रशासनिक मामलों में, सत्यापन उद्देश्यों के लिए। तो इस तरह से तमाम जगह हैं जो कि कभी न कभी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो इसको सुरक्षित रखना। जो तीसरा पॉइंट है यह है कि अगर आप नहीं संबंधित अधिकारी को, संबंधित विभाग को सूचित नहीं करते हैं तो इससे क्या जोखिम हो सकता है? यदि आप विभाग को नहीं करते हैं तो क्या समस्या हो सकती है? तो सबसे पहला तो यह होगा कि पहचान की चोरी हो सकती है। आधार या पान जैसे दस्तावेज का गलत इस्तेमाल धोखाधड़ी के लिए किया जा सकता है। आप जान ही रहे हैं कि अगर उसका OTP आ रहा, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ये सब मैं बता नहीं रहा हूँ,
मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, साइबर अटैक, उसमें किस तरह से धोखाधड़ी की जाती है, उसके क्या मोड ऑफ ऑपरेशन होते हैं, ये सब मैं पहले ही बता चुका हूं। तो जैसे आपके ये आधार कार्ड पैन कार्ड इस्तेमाल कर कोई नकली ऋण ले सकता है, बैंक में खाते खोल सकता है, ये सब चीज हो सकते हैं। तो ये सब को पता लगा कि व्यक्ति इतने साल पहले गुजर चुके हैं और वो दिवालिया घोषित कर दिए गए क्योंकि उन्होंने बैंक से लोन लिया, चुकाया नहीं, या खाता खोल लिया और उसमें कोई इस तरह का फंड ट्रांजैक्शन हो रहा है जो कि अवैध है, गैर कानूनी है, आतंकवादी से रुपया आ रहा, फंडिंग आ रहा, तो किसी भी तरह का यह गलत इस्तेमाल हो सकता है। इससे वित्तीय घोटालों से भी बच सकते हैं, यह जोखिम है। इन दस्तावेजों को प्राप्त संवेदनशील जानकारियां जो होती हैं, उनके चाहे एड्रेस हो, चाहे डेट ऑफ बर्थ हो, कई तमाम चीज होते हैं, इनका उपयोग अनधिकृत अनऑथराइज ट्रांजैक्शन के लिए या धोखाधड़ी वाले दावों के लिए किया जा सकता है। और कई बार कानूनी जटिलताएं जो होती हैं, अधूरी या पुरानी जानकारी कानूनी कार्रवाई में देरी या विवाद भी पैदा कर सकती है, जैसे संपत्ति का निपटारा। तो इस तरह से यह जनरल गाइडलाइन है। एक जिम्मेदार और सुरक्षित दृष्टिकोण क्या है? तो दस्तावेजों को सही तरीके से प्रबंधन और सुरक्षित रखना जिम्मेदारी और मृत व्यक्ति की विरासत के प्रति भी सम्मान का प्रतीक होता है। आवश्यक विभागों को सूचित करके और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखकर आप दुरुपयोग से बचाव कर सकते हैं, कानूनी प्रक्रियाओं को सुगम बना सकते हैं और परिवार के लिए मानसिक शांति भी सुनिश्चित कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा कि कानूनी अधिकारी जो लीगल हैं, लीगल हेयर, कानूनी उत्तराधिकार, इनके लिए अंतिम चेकलिस्ट, क्योंकि अब मैं वीडियो के अंतिम हिस्सा में आ चुका हूं, यहां चेकलिस्ट दूंगा कि क्या क्या आखिर उनको करना चाहिए। तो मृत व्यक्ति के दस्तावेजों का सही तरीके से प्रबंधन करना, उनकी पहचान की सुरक्षा और कानूनी व वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। यहां उत्तराधिकारी के लिए एक विस्तृत चेकलिस्ट दी गई है जो इस प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से पूरा करने में मदद करेगी। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखें कौन कौन? आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, मृत्यु प्रमाण पत्र। इन्हें आग या पानी से बचाने वाले सुरक्षित स्थान जैसे लॉकर में रखें। ये दस्तावेज भविष्य में कानूनी, वित्तीय या प्रशासनिक प्रक्रियाओं के लिए उपयोगी हो सकते हैं। UIDAI पर जाकर आधार की बायोमेट्रिक जानकारी ऑनलाइन लॉक करें। यह कदम सुनिश्चित करता है कि आधार का दुरुपयोग न हो, जैसे कि अनधिकृत लेनदेन या पहचान की चोरी। पैन कार्ड का उपयोग करके अंतिम आयकर रिटर्न दाखिल करें। यह आवश्यक है कि लंबित दायित्वों का निपटारा करने के लिए, लागू रिफंड का दावा करने के लिए सुनिश्चित करें कि पैन से जुड़े सभी वित्तीय खाते सही तरीके से बंद कर दिए गए हैं या वैध उत्तराधिकारी को हस्तांतरित कर दिए गए हैं। यह मैं समराइज कर रहा हूं फाइनल चेकलिस्ट के रूप में कि आप अंत में समझ सकें। वोटर आईडी रद्द करने के लिए फॉर्म 7 जमा करें। दुरुपयोग को रोकने और मतदाता सूची को सटीक रखने के लिए स्थानीय कार्यालय में, जो वहां का इलेक्शन ऑफिस है, फॉर्म 7 करें और उसके साथ डेथ सर्टिफिकेट अटैच करें, और जो कि यह सुनिश्चित करेगा कि मृतक का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया। यह भी आप चेक जरूर कर लें। डीएल के लिए, डीएल रद्द करने के लिए और वाहन हस्तांतरण के लिए आरटीओ से संपर्क करें। मृतक के ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने के लिए यदि आवश्यक हो तो क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से संपर्क करें। और मृतक के नाम पर कोई वाहन पंजीकृत है, उसके स्वामित्व हस्तांतरण प्रक्रिया, उसके लिए भी एक्टिवेट करें, जिसके लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट होगा? तो वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी कि आरसी, बीमा दस्तावेज और मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक के साथ संबंध का प्रमाण पत्र। तो यह कदम वाहन का कानूनी स्वामित्व सुनिश्चित करने और उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसी प्रकार अंतिम पॉइंट जो है, अप्रत्याशित उपयोग के लिए पासपोर्ट को संभालकर रखें। मृतक का समाप्त पासपोर्ट सुरक्षित रखें। इसे रद्द करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये तो खुद ही एक्सपायर हो जाता है वैलिडिटी के बाद। यह उपयोगी हो सकता है उत्तराधिकार या संपत्ति विवादों में, कानूनी मामलों में, वित्तीय प्रक्रियाओं के दौरान सत्यापन के लिए। तो पासपोर्ट को नष्ट न करें क्योंकि यह अप्रत्याशित स्थितियों में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित हो सकता है। तो इन तमाम चरणों का पालन करके
आप मृतक के दस्तावेज सुरक्षित रख सकते हैं और उनकी पहचान के दुरुपयोग से भी बच सकते हैं। इन पालनों का, इन कदम का पालन क्यों करें? इन प्रक्रिया को पूरा करके उत्तराधिकार मृतक की पहचान की सुरक्षा कर सकते हैं, सभी कानूनों और वित्तीय मामलों को हल कर सकते हैं, प्रशासनिक प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित कर सकते हैं और दस्तावेजों का सही प्रबंधन न केवल मृत व्यक्ति का विरासत की रक्षा करता है बल्कि परिवार की मानसिक शांति भी प्रदान करता है। और यही उद्देश्य मेरा इस वीडियो में रहा है। और इसके बाद आता है कि अगर उनके पास बैंक अकाउंट है तो अकाउंट को कैसे सेटल किया जाए, जिसे डिजीज क्लेम सेटलमेंट बोलते हैं, चाहे वो एसबी अकाउंट हो, चाहे कोई आरडी हो या एफडी हो या और भी कोई म्यूचुअल फंड हो, डीमैट हो, ये तमाम प्रक्रियाएं हैं। अगर आपको लगता है कि मैं इस विषय को भी विस्तार में बताऊं, क्योंकि आज ऑलरेडी बहुत बड़ा वीडियो हो चुका, अगर आपको लगता है कि ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ साथ मैं बैंक के पर्सपेक्टिव को भी कवर करूं, तो आप कमेंट करके जरूर लिखें। मैं एक्सक्लूसिव एक बताऊंगा जिसमें कि डिजीज क्लेम सेटलमेंट के लिए वो कौन कौन से प्रावधान होते हैं। अगर आपको नॉमिनी है, अगर आपका नॉमिनी नाम नहीं दिया गया है या विल दिए गए हैं, तो ये सब तमाम प्रकार के लिए अलग अलग विधियां हैं, गतिविधियां, क्या करना है मैं आसानी से बताऊंगा। आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्या अकाउंट डिजीज क्लेम सेटलमेंट चाहिए, तो मैं उस पर भी विस्तार वीडियो बना। इसके साथ ही अगर वो इंश्योरेंस किए हैं तो इंश्योरेंस का सेटलमेंट कैसे होगा, तो ये सब तमाम विषय हैं जो इसके अलावे भी, ओबीडी के अलावे भी चाहिए। अगर आपको चाहिए कि इंश्योरेंस पर मैं बताऊं कि कैसे क्लेम सेटलमेंट है, तो आप अवश्य ही कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं पूरे स्टेप्स वाइज डिटेल्ड में बताऊंगा हाउ टू सेटल डिजीज क्लेम सेटलमेंट। और अगर आपने अभी तक लिविंग हैप्पीली को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात का, कोई खर्चा थोड़ी है, कोई परेशानी थोड़ी है। मैं आपको तनाव से हमेशा निकालते रहता हूं, तो यहां कोई तनाव नहीं है। आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे चैनल को आपकी भांति ही वृद्धि और विकास का एक शुभ अवसर मिले। और अगर बेहतर लगे तो आप लाइक करें, और अगर ऐसा लगता है कि वैल्यू ट्रांसफर आप में हुआ है तो आप अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें, ताकि इतने तमाम बात शायद आप जानते नहीं होंगे, इतना बात बोल नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते, लेकिन अगर ये वीडियो आप लिंक शेयर करते हैं उनके पास तो एट ए टाइम वो सब जान जाएंगे। तो उनके साथ साझा अवश्य करें और बेल आइकन पुश करें, ताकि इसी प्रकार की वैल्यू ट्रांसफर करने वाले यूजफुल, उपयोगी वीडियो, चाहे वो सेहत से जुड़ी हो, आपके आध्यात्मिकता से जुड़ी हो या पेंशन से जुड़ी हो, स्पर्श पेंशनर के लिए मैं खास प्रकार के बनाते रहता हूं। अगर स्पर्श पेंशनर आप हैं और आपको चाहिए किसी भी खास वीडियो, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं वादा करता हूं जल्द से जल्द आप सबों के लिए बनाऊंगा। तब तक जय हिंद, आपका दिन शुभ हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। फिर मिलता हूं अगले वीडियो इसी तरह से उपयोगी वीडियो के साथ, और आप सबों का आभार प्रकट करता हूं, आप हमारे साथ निरंतर समय देते हैं। फिर मिलता हूं, जय हिंद।